नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहे हैं और जो भरण पोषण के केस, मतलब जिनके ऊपर भरण पोषण के मुकदमे भी चल रहे हैं और जो भरण पोषण के बोझ तले दबे हुए हैं। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा हमारा आज का ये वीडियो। क्या होता है कि कई बार एक कन्फ्यूज़न रहता है लोगों के मन में कि हम मैट्रिमोनियल के केस को कैसे लड़ें, और जितने भी लोग हैं जिन पे मैट्रिमोनियल के केस चल रहे हैं उनके ऊपर सभी केस चल रहे हैं। शायद ही कोई एक्सेप्शनल केस होगा जहाँ पर सब केस नहीं चल रहे होंगे। अदरवाइज़ जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उसमें से सभी के ऊपर लगभग 498 डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्शन 125, एवन डाइवोर्स और 406, ये सब मुकदमे जो हैं चल रहे हैं। दोस्तों, मैंने पहले भी कई वीडियो में एक चीज़ बताई है, वापस उसी को बताता एक रिपीट करूँगा कि आप लोग जब मैट्रिमोनियल केस लड़ते हैं और आपके ऊपर ये सभी केस आ जाते हैं, हावी होते हैं सभी केस, डोमेस्टिक वायलेंस भी लगा है, 498A भी लगा है, उधर सेक्शन 125 भी लगा हुआ है, ठीक है, और साथ में कई लोगों के ऊपर डाइवोर्स भी लगा हुआ है, और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत भी केस लगा हुआ है, स्त्री धन का भी लगा हुआ है, और चाइल्ड कस्टडी का भी लगा हुआ है। मतलब हमने कई ऐसे लोग देखे हैं जिनके ऊपर 7-7, 8-8 केस लगे हुए हैं। और हालांकि वो लोग थोड़े पावरफुल भी रहते हैं कि क्योंकि इतने केस जब किसी को लग जाए, कोई मिडिल क्लास का व्यक्ति हो, कोई गरीब व्यक्ति हो, उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो ये सोचता है कि एक ही वकील मिल जाए जो हमारे सारे केस लड़ ले। तो अगर वकील ईमानदार है तो तब तो ठीक है, लेकिन अगर वकील बेईमान है तो सोचता 8 केस मिल गए, 5 केस मिल गए, वो हर केस की मोटी फीस बताता है, साथ में एक्स्ट्रा भी कमाता है, फिर आपको कहता है समझौता भी कर लो। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक मतलब थोड़ा पुराना केस है, उसमें जजमेंट पास किया था, और ऐसे बहुत सारे केस और भी हैं, अलग अलग हाई कोर्ट्स के हैं। उस जजमेंट में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई पत्नी अगर बिना किसी कारण के घर छोड़ती है, पति को छोड़ती है, तो वो भरण पोषण की अधिकारी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये एक स्थापित कानून है। सेक्शन 125 देखेंगे, उसकी सब क्लॉज 4 देखेंगे, उसमें ये बात लिखी हुई है। और ये बात मेरे ख्याल से शायद आप लोग जानते होंगे, कोई महिला जो कमा सकती है या चरित्रहीन है या जिसने बिना किसी कारण के घर छोड़ा हो, ऐसी महिला को भरण पोषण नहीं मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं, कभी भी इस पॉइंट पर जोर नहीं देते हैं कि हम इस पॉइंट पर जोर दें कि जो वाइफ है उसने बिना किसी कारण के घर छोड़ा है, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जहां पत्नी कैरेक्टरलेस तो होती नहीं है, बस वो जानबूझ के परेशान करती है ताकि पति परेशान हो और मैं पति से अलग हो जाऊं एक मोटा अमाउंट लेके। अगर ऐसे केसेस आप भी झेल रहे हैं तो आप इस पॉइंट पर जोर दें कि इसने बिना कारण मेरा घर छोड़ा है, मेरी कोई गलती नहीं। और ये चीज़ आप तब साबित कर पाएंगे जब आप पे डोमेस्टिक वायलेंस लगा हुआ है, आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस जीत जाएं। कैसे जीतना ये हमने बताया भी है। ये अलग बात है कि कई लोगों ने उस हथकंडों को इस्तेमाल नहीं किया और कुछ ने किया तो उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। आप घरेलू हिंसा का मुकदमा जीतें, आप 498 का मुकदमा जीतें। अगर आप घरेलू हिंसा का मुकदमा जीतते हैं तो आप 498 का ईजिली जीत जाएंगे। तो अगर ये 2 जीत गए आप, तो ध्यान रखें वहाँ पर ये साबित हो जाएगा कि पति की कोई गलती नहीं थी। और इससे ये होगा कि अदालत को पत्नी का भरण पोषण बंद करना पड़ेगा। जब कभी भी मैट्रिमोनियल केस लगते हैं तो पत्नियां क्रिमिनल केस, सिविल केस सब कोई ठोक देती हैं।
क्रिमिनल केस को पत्नियां जानबूझ के लंबा चलाती हैं। इसके पीछे कारण ये रहता है कि उनको पता रहता है कि क्रिमिनल केस हम हार जाएंगे। यही कारण है कि वो जानबूझ के उस केस को लंबा खींचती हैं, ताकि पति तो परेशान होता रहे, इधर मेंटेनेंस के ऑर्डर वो करवा लेती है कोर्ट से। हमने कई ऐसे क्रिमिनल केस देखे हैं कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, अभी तक लड़की के बयान ही नहीं हुए 498A में। जब बयान ही नहीं हुए तो कब बयान होंगे, कब केस शुरू होगा, फिर कब सभी गवाह होंगे, फिर कब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, कब डिफेंस अपने एविडेंस पेश करेगा। वो जानबूझ के 8-8, 10-10 साल 498 के मुकदमे चलते हैं। तो ये तो भूल ही जाइए कि आप कब बरी होंगे। इसलिए कोशिश हमेशा ये रखें कि 498 लगा है उसको एज सून एज पॉसिबल ख़त्म करवाएं, एज सून एज पॉसिबल। हमेशा अटैकिंग स्थिति में रहें। डोमेस्टिक वायलेंस लगा है, हमने क्लियर बता के रखा है कि 60 दिन में ख़त्म करने का उसमें रूल है। हाई कोर्ट के जजमेंट भी हैं। सीधा अटैक करें कोर्ट पर कि 60 दिन में ख़त्म होना चाहिए। कोर्ट एक्सेप्ट करती है ठीक, नहीं तो सीधा हाई कोर्ट चले जाएं। 60 दिन में नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने में तो होगा, 1 साल में तो होगा, अधिकतम 1.5 साल में हो जाएगा, लेकिन कम से कम 5 साल 6 साल तो नहीं चलेगा। क्योंकि जब आप इन केसों से बरी नहीं होंगे तो वहाँ कहाँ साबित करेंगे कि पत्नी ने अकारण घर छोड़ा, बिना किसी कारण के पत्नी मुझसे अलग हो गई, मेरी कोई गलती नहीं थी, वाइफ की गलती थी, कैसे करेंगे। इसलिए आप पर जब भी ये सब केस चलते हैं पहले ही अटैकिंग मोड में आ जाइए। और अगर आपके पास पुख्ता सबूत है कि घरेलू हिंसा झूठा है, 498 झूठा है, आप जो है डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाते जाइए, ठीक है, और अपनी भी लगा दीजिए। पहले सबकी इंडिविजुअल लगाइए और अपनी भी लगाइए, ठीक है। कुछ डिसाइड होंगी और कुछ जो है वो डिसाइड नहीं होगी, मतलब उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो डिसाइड होती हैं अच्छी बात है, वाइफ पर केस लगवाइए उनसे। जो डिसाइड नहीं हुई हैं उसको 482 में हाई कोर्ट में चैलेंज कीजिए, एविडेंस पुख्ता रखिए। आज ही कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट आया है जिसमें कर्नाटका हाई कोर्ट ने पत्नी द्वारा लगाए सभी आरोपों को स्टे दे दिया है। पत्नी ने ना सिर्फ 498A का आरोप लगाया था, मुकदमा दर्ज करवाया था, डोमेस्टिक वायलेंस भी करवाया था, और साथ में पूरे परिवार पे 8 लोगों के ऊपर पत्नी ने क्या किया कि बलात्कार का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया कि है ना, मेरे ससुर ने मेरा रेप किया, मेरे देवर ने रेप किया, पति ने इनका साथ दिया, मेरी सास ने साथ दिया, मेरी ननद ने साथ दिया। तो कर्नाटका हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि कितना झूठा मामला है ये। झूठे मामले का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है ये। कर्नाटका हाईकोर्ट को ये शब्द बोलने पड़े, और जितनी भी FIR हुई थी अलग अलग सेक्शन में IPC के, उन सब में कर्नाटका हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। तो क्या होता है कि वो हस्बैंड ने बिल्कुल एक सही वे में एक्शन लिया, कोई जो उनका जो भी वकील रहा हो, और फाइनली स्टे ले लिया। ये बहुत बड़ा, अब ये जो स्टे है, सीधी सी बात है, हाई कोर्ट ने स्टे दिया, मतलब हाई कोर्ट समझ के मामला झूठा है। अब वो जो केस है वो पति जीत भी जाएगा। वो जीते हुए केस बहुत काम आते हैं वहाँ पर, बशर्ते आपको जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं उसमें जो भी मुकदमे चल रहे हैं उसमें आपको शुरुआत से पॉइंट लेकर चलना है कि मेरी कोई गलती नहीं है और पत्नी ने बिना कारण घर छोड़ा है, जानबूझ के पत्नी अलग होना चाहती है, इसमें पूरी गलती इसी की है, मेरी तरफ से कोई कमी कभी रखी ही नहीं गई। आप बार बार इस पॉइंट को लेकर चलेंगे, पक्का आपकी जीत होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे जजमेंट दिए हैं। जजमेंट क्या है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, ठीक है दोस्तों। जजमेंट्स जो हैं वो अगर आपको उनका नाम पता हो, आप इजीली जो है इंडियन कानून से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर गूगल में डायरेक्ट डालेंगे तो वो जो जजमेंट है उसकी कई लिंक ओपन हो जाती हैं। इसलिए कभी जजमेंट के लिए परेशान नहीं मत होया कीजिए, सिर्फ उसका नाम आपको पता होना चाहिए, या फिर उसका जो केस नंबर था, SLP नंबर हो, WP हो, वॉटएवर, ये आपको पता होना चाहिए। कोई क्रिमिनल केस था, क्रिमिनल अपील थी, जो भी हो, आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में साफ कहा था कि वाइफ ने घर छोड़ने का कोई स्पेसिफिक कारण नहीं बताया,
जो एलिगेशन पत्नी ने लगाए थे वो कोई भी एलिगेशन पति के खिलाफ प्रूव नहीं हो पाए हैं। दहेज का मामला प्रूव नहीं हुआ है, घरेलू हिंसा का मामला प्रूव नहीं हुआ है। इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई देता कि पत्नी पति से अलग हो, अतः पत्नी का भरण पोषण खारिज किया जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था और ये काफ़ी अच्छा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, एक लैंडमार्क जजमेंट है और कई हाई कोर्ट्स भी ऐसे जजमेंट दे चुके हैं। हालांकि मेन बात ये है इनमें कि अदालतें जानबूझकर ऐसे जजमेंट देने बचती हैं और बचने का एक कारण ये भी है कि वकील लोग ही इन मुद्दों को नहीं उठाते, सब एक ढर्रे पे चल रहे हैं। पति को धमका दिया जाता है कि अरे भरण पोषण तो तुमको देना पड़ेगा, अरे तुम तो समझौता कर लो, पूरा ढर्रे पे चल रहे हैं। क्योंकि अगर अधिक से अधिक वकील इन मुद्दों को उठाएंगे कि सर वाइफ तो बिना कारण अलग हुई है, तो ज़रूर कोर्ट जो है आपकी बात पे ध्यान देगी। लेकिन अदालतें भी देखती हैं कि वकील ये पॉइंट तो कोर्ट में आता ही नहीं है, तो जज आगे होकर ये पॉइंट नहीं लिखेगा। पहले आपको ये पॉइंट ड्राफ्टिंग में लिखना है, फिर प्लीडिंग में बताना है, इस पे जोर देना है, इससे संबंधित एविडेंस आपको देने हैं, तब जाके ये ठोस बनता है। और जब ये ठोस बन जाता है उसके बाद कोर्ट मजबूर हो जाती है जजमेंट देने में। इससे संबंधित साइटेशन आपको लगाने पड़ेंगे, जजमेंट्स लगाने पड़ेंगे। प्रोविज़न तो लॉ में दिया ही हुआ है, बहुत बड़ा प्रोविज़न है वो, मगर उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हम लोग। हम बस ये दिखाने में लग जाते हैं कि मैं भरण पोषण नहीं दे पाऊँगा, मैं ऐसा है वैसा है, वाइफ ये करती थी वो करती थी। अरे इससे बेहतर ये साबित करें आप कि सर कोई ऐसा कारण ही नहीं था कि पत्नी घर छोड़ दे। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, ना मैं कोई शराबी हूँ, ना ऐसा है कि मैं कमाता नहीं हूँ। मेरे पास हर चीज़ की मतलब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सभी सुख सुविधाएं मेरे पास हैं। लेकिन बिना किसी कारण के जानबूझकर मेरी पत्नी ने घर छोड़ा है। मैंने उससे कोई दहेज नहीं मांगा, कभी कोई मारा पीटी नहीं की, कभी कोई मानसिक प्रताड़ना नहीं दी। इससे संबंधित एविडेंस आपको रखने पड़ेंगे, उस तरीके से केस को हैंडल करना पड़ेगा। और जो क्रिमिनल केस लगे हैं उनको जितनी जल्दी उसके ख़त्म करवाना पड़ेगा खुद के फेवर में, ठीक है। तब जाकर कहीं आप वहाँ पर उसका भरण पोषण खारिज करवा सकते हैं। दोस्तों इस चीज़ को बाकायदा ध्यान रखें, क्योंकि ये वो पॉइंट है जिस पे कोई वकील केस नहीं लड़ता। आप जो ड्राफ्टिंग लगा रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस में, जो रिप्लाई फाइल कर रहे हैं आप 498 में जो केस चल रहा है, वहाँ पर इस चीज़ को रिकॉर्ड में लेकर आइए, जज उसको नोट करे। आपकी ड्राफ्टिंग में वो चीज़ हो कि मेरा कोई गलती नहीं है, मेरी वाइफ ने बिना किसी कारण के मेरा घर छोड़ा है, अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए, अपनी मनमर्जी करने के लिए, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रखी गई है। ये चीज़ें प्रूव हो गई। भले स्टार्टिंग में इंट्रीम ऑर्डर तो हो जाएगा मेंटेनेंस का, लेकिन फाइनली वो ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखें दोस्तों। उम्मीद है हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक लगा होगा। और जो जजमेंट है या तो मैं मैसेज बॉक्स में डाल दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा, उसको आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा। तब तक दोस्तों बहुत बहुत